नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अडानी के जाल में मोदी फंसते जा रहे हैं या मोदी के जाल में देश फंसता जा रहा है, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अडानी कांड है, इस पर जो धुआं है, जो धुंध है, इसको हटाने के लिए मोदी सरकार ने अब तक कोई जांच शुरू नहीं की। लेकिन इससे पहले कि आज मैं ज़बरदस्त खुलासा करूं अडानी और मोदी के ऐसे रिश्तों को लेके जहां आपकी भी आंखें खुलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये चंद लाइनें सुनिए, मोदी जी की चंद लाइनें। अगर आप भूल गए हैं तो सुन लीजिए एक बार फिर से। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब दोस्तों, देश न कभी झुका था न कभी झुकेगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मोदी जी कहीं ना कहीं ज़रूर झुक गए, और जिसके आगे झुके हैं वो भी अब देश को पता लग गया है, दुनिया को पता लग गया। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, इन्हीं साहब का नाम बार बार आ रहा है। ये वही शख्स हैं, गौतम अडानी, जो मोदी के गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अमीरी के, रईसी के, दौलत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिंदुस्तान में, एशिया में, दुनिया में अमीरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब दोस्तों, कोई लोकल सिक्योरिटी एजेंसी हो या आपके मोहल्ले का कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड ये पैसा कहाँ से ले रहा है, या पैसा जो इसको मिल रहा है उसका सोर्स क्या है, क्या नंबर 2 का पैसा है, तो सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और कुछ ऐसी ही कहानी हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में उठाई है कि अडानी जी की जो कंपनियां हैं, जो हिंदुस्तान में कारोबार कर रही हैं, उनको पैसा किस सोर्स से आ रहा है, विदेश से जो पैसा आ रहा है, क्या ये काला धन है, किसका पैसा है, इलीगल मनी है। सरकार ने कोई जांच नहीं की, कम से कम 2014 के बाद तो कोई जांच नहीं हुई। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, असली मामला ये है, जो चिंता का बहुत बड़ा विषय है, कि अडानी साहब के पास आज कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फौजियों के लिए हथियार बना रही हैं, जो एयरफोर्स के जहाज़ों के लिए मिसाइल और रडार बना रही हैं, जो बहुत से डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही हैं, जो रक्षा के अंदर घुस चुकी हैं, भेज चुकी हैं। दुर्भाग्य देखिए, इत्तेफाक देखिए कि सरकार को यह नहीं मालूम कि अडानी एंटरप्राइज में पैसा कहां से आ रहा है। और ये जो शख्स विनोद अडानी हैं, जो दुबई में रहते हैं, जिनके बारे में हिंडनबर्ग ने कहा कि इन पर कई तरह की जांचें हैं, इनका पनामा पेपर्स में नाम आया, काले धन को लेकर नाम आया, पैसे का सोर्स नहीं पता है, न जांच हुई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सेबी जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो मोदी से सवाल पूछा था, जिसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया, जिस सवाल पर मोदी को सांप सूंघ गया, वो सवाल क्या था? राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट में मोदी जी से कि आप डिफेंस का ठेका दे रहे हो, आप रक्षा के बीचों बीच अडानी को ले जा रहे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, उन सबके साजो सामान आप बनवा रहे हैं, आप इतने सीक्रेट उसमें आप ले जा रहे हैं अडानी को, और आपको ये नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, आज काफ़ी बड़ा खुलासा होगा, और खुलासा करेंगे दिनेश वोरा जी। दिनेश वोरा जी इंटेलिजेंस में रहे, दिनेश वोरा जी सेबी में रहे, दिनेश वोरा जी कस्टम में थे। दिनेश वोरा साहब जो हैं, इस देश की व्यवस्था के भीतर के आदमी हैं, जो व्यवस्था भी समझते हैं, जांच एजेंसियां भी समझते हैं, कई लोगों को जेल भी भेजा है, कॉरपोरेट भी जानते हैं, और मोदी की अक्सर पोल भी खोलते हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अडानी को मिसाइल, हथियार, ये सब ठेके देके मोदी ने सही किया या गलत किया। क्या परिवारवाद से खतरनाक मित्रवाद है? मित्रवाद ज्यादा खतरनाक है। एक दिन ये मित्रवादी देश को ले डूबेगा साहब, मैं आपको बताऊं, एक दिन ये मित्रवादी देश को ले डूबेगा। तो और मुझे तो डर लगता है कई बार कि देश की व्यवस्थाएं जब इस अवस्था में पहुंच जाती हैं तो ये सबके लिए खतरे पैदा करती हैं। दोस्तों, खुलासा सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये जो कंपनी है, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2015 में
अडानी जी ने कंपनी खोली। अब ये जो कंपनी है इसमें कई और कंपनियां हैं, जैसे और डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जैसे अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ जिसे एडीटीएल कहते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां अडानी जी के पास हैं जिनका करार इजराइल की कंपनियों से हुआ है, जैसे एल्बियट सिस्टम। इसका जो करार है, जो एल्बियट सिस्टम, ये इजराइल की कंपनी, इसका करार किससे हुआ है? एडीटीएल से हुआ है। और एडीटीएल जो है वो रडार बनाने जा रही है और आर्मी को रडार देगी, कुछ रडार दे भी चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इजराइल ने इनको पार्टनर भी बनाया है। अभी जो अडानी डिफेंस है, अडानी डिफेंस जो है वो हथियार बनाएगी, तरह तरह के हथियार, बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करेगी और भी सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। सवाल इस बात का है कि जिस अडानी ने कभी डिफेंस के सेक्टर में झांक के नहीं देखा, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी को उनमें ऐसा क्या दिख गया उन कंपनियों में कि सारा का सारा जो कारोबार है या ज़्यादातर कारोबार जो डिफेंस रिलेटेड है वो आपने अडानी को दे दिया बिना किसी एक्सपीरियंस के। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है और इसी पर जो आज बातचीत होने जा रही है इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जिस देशभक्ति की बात की जाती है, जिसके लिए देश भर से कहा जाता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मोदी जी कहाँ झुके हैं और उसका नतीजा क्या है देश के लिए। आप सिस्टम के अंदर रहे हैं, व्यवस्था के अंदर रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, और आप कॉरपोरेट को भी समझते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अडानी की कंपनियां 2015 के बाद, 2015, 2018, 2019, ये जो कंपनियां हैं जो स्क्रीन पर आ रही हैं, ये जो कंपनियां हैं ये मोदी के आने के बाद हुई। और हैरत इस बात की है कि अडानी साहब डिफेंस में भी हैं, अडानी साहब नेवी में भी हैं, नेवल टेक्नोलॉजीज में भी, अडानी साहब हथियार भी बना रहे हैं, अडानी साहब जो है वो इजराइल के साथ भी उनका जो है रिश्ता है, इंटेलिजेंस के भी बहुत से एपरेटस बना रहे हैं, साजो सामान बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान के रक्षा कवच को भेद कर अंदर चली गई हो, और दूसरी तरफ वो कंपनी में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है जो हिंडनबर्ग में आरोप है, जिसकी जांच सेबी कर रही है कि साहब विदेश से पैसा आ रहा है, मॉरिशस से पैसा आ रहा है, अलग अलग कंट्रियों से पैसा आ रहा है, और सरकार को उस पैसे का सोर्स नहीं पता कि साहब ये है किसका सोर्स है। ये जो स्थिति है कि एक ऐसी कंपनी जिसको हम डिफेंस सौंप दे रहे हैं, जिसके पैसे का सोर्स का पता नहीं, क्या यहां पर सरकार से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, गलती हुई, या फिर आपको इस साठगांठ है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि जब भी डिफेंस की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जुड़ जाती हैं कि जिन चीजों का निर्माण भारत की सुरक्षा के साथ होना है, क्या वो वेल स्क्रूटनाइज्ड हैं, क्या उनकी स्क्रूटनी की गई है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इवन जब लोगों का चयन किया जाता है नौकरी के लिए भारत सरकार में, और खासतौर से अगर वो इंटेलिजेंस में जाते हैं, तो वहाँ उनकी बैकग्राउंड, उनकी इंटेग्रिटी, उनका कैरेक्टर, बहुत कुछ देखा जाता है, तब कहीं जाके वो वहां पर पहुंचते हैं, उनको चयन करके वहां लिया जाता है। डिफेंस के अंदर भी भारत में कई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और लंबे समय से भारत सरकार के लिए, रक्षा संस्थानों के लिए इक्विपमेंट बना रही हैं। इसमें एल&टी भी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जी। पूना की भी एक दो फेमस कंपनियां हैं जो काफी काम कर रही हैं। लेकिन ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वेल स्क्रूटनाइज्ड हैं, उनके ऑडिट सिस्टम्स हैं और उनकी हर चीज पब्लिक डोमेन में है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि कौन सी चीज पब्लिक डोमेन में है जिसको आप स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों का जब वो निर्माण करते हैं तो ये पता लगे कि उनकी इंटेग्रिटी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, अडानी डिफेंस है, ऑडिफेंस सिस्टम्स है, अडानी एरोस्पेस, अडानी एरोस्पेस है, अडानी नेवल है, ये मतलब नेवी में भी जी। चले गए, ये एयरफोर्स में भी हैं, ये डिजाइन में भी हैं, ये आर्मी में भी हैं, अब ड्रोन्स वगैरह में भी है, रडार्स भी बना रहे हैं, सिमुलेटर्स बना रहे हैं मिग 29 के, जो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी होती है। नॉर्मली सिमुलेटर रशिया से आते हैं।
लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्ब्स भी हैं और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने एक्वायर की हैं। 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी न्यूज़पेपर में हैं इनके बारे में। मैं थोड़ा हैरान इसलिए होता हूं कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसी कंपनियों को, प्राइवेट लिमिटेड को दिया जा रहा है जिनका पब्लिक डोमेन में कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी कंपनियों का पब्लिक लिमिटेड होना बहुत जरूरी है, जहां चीजों को पब्लिक को पता होना चाहिए कि इनका अल्टीमेटली जो प्रेजेंस है उसका, उसमें खास तौर से उनकी इन्वेस्टमेंट किसकी है, किसका पैसा लगा है, कैसे रन कर रही है। एक ऑडिट सिस्टम्स होते हैं, स्क्रूटनी सिस्टम्स होते हैं, वो यहाँ नजर नहीं आता। ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी इटसेल्फ जो ग्रुप है, क्लोजली हेल्ड ग्रुप है। बहुत थोड़े 10% के शेयर पब्लिक डोमेन में हैं, जो वो भी बड़ी कंपनियों के हैं। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां मुझे लगती नहीं है जिसके बारे में कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ने दिया है। मुझे लगता है कि ये खिलवाड़ है भारत के डिफेंस के साथ में, सुरक्षा के साथ में। अनटेस्टेड लोगों को ये चीजें बनाने के लिए आप दे रहे हैं जिनके पास कोई प्रायर अनुभव ही नहीं है। आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, डीआरडीओ है, अपनी कंपनियां उनकी हैं, और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलते हैं? या बाकी जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, एलएनटी वगैरह है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलते और इनको क्यों मिल रहे हैं? जी दिनेश जी, यहाँ पर मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो अडानी साहब के, गौतम अडानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, एक तरफ विनोद अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, उनका पनामा पेपर्स में नाम आया था, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा अखबार है, उसमें फोटो भी छपी विनोद अडानी की। फिर हमें ये भी पता लगा कि साहब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि विनोद अडानी जो है मनी लॉन्ड्रिंग और तरह तरह के आरोप बड़े गंभीर किस्म के। तो एक भाई पर यह आरोप है कि वो विदेश से पैसा शेल कंपनी के थ्रू भेज रहा है, और ये सवाल महुआ मित्रा ने पार्लियामेंट में भी उठाया था, जवाब भी कुछ दिया था कि जांच हो रही। तो एक भाई जो है वो शेल कंपनी, यानी जो इस तरह की फेक कंपनीज हैं या जिनका कोई अता पता नहीं है, वो वहां से खरबों रुपए भारत भिजवा रहा है जिसका सोर्स नहीं पता पैसे का। और दूसरा भाई देश की सेना के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हथियार और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने आंखें बंद कर ली, दोस्ती में, एहसान में इतना दब गए, या इसके पीछे कोई पैसे का खेल है, या जो नारे लग रहे थे अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खा गए मलाई, ये माजरा क्या है? कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी वीक है, इतनी कमजोर है कि उन्होंने मोदी जी को बताया नहीं कि भाई एक भाई तो मनी लॉन्ड्रिंग में इनका मामला है और एक भाई से आप रक्षा के जो है उपकरण बनवा रहे हैं? देखिए, इस सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ जहां ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर चीज के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देके सीक्रेसी के आवरण ओढ़ देती है, रफाल हो, पेगासस हो, कोई भी चीज हो, और दूसरी तरफ जहां पर कंपनियों की एक किस्म से जो डायरेक्टरशिप है या उनका इनफ्लो ऑफ मनी है, जिसके चैनल्स क्लियर नहीं है। देखिए, मनी बुरी नहीं होती है, लेकिन मनी के चैनल्स बुरे होते हैं कि कौन से चैनल से पैसा आ रहा है। हवाला चैनल से जब पैसा आता है और इस किस्म की कंपनियों का निर्माण होता है और उसके अंदर पैसा लगाया जाता है, मैं हैरान इसलिए हूं कि इनको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो था नहीं। अभी एरोस्पेस में भी है, नेवल डिजाइन में है, अल्फा डिजाइन टेक भी है, अडानी अल्बिट जो कि मेरे ख्याल से एक इजराइल की भी कुछ कंपनियां उनके साथ ड्रोन्स बनाने के लिए है, और अडानी डिफेंस भी है। ये जो सारी चीजें हैं ना, और जब इनकी फंडिंग जो होती है, इनके अंदर जो पैसा लगाया गया उसके सोर्सेज और चैनल्स क्लियर नहीं होते, तो ये गलत बात है। लेकिन सवाल ये है कि सैया भाई कोतवाल तो पूछेगा कौन? ये सारी सवाल है कि यहाँ पर स्क्रूटनाइज कौन करेगा। अब स्क्रूटनी किसने करनी है? स्क्रूटनी कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं डिफेंस से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन एक इंटेलिजेंस का अनुभव है, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि स्क्रूटनी डिफेंस को करनी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री को, या उनके अलाइड जो सोर्सेज हैं सारे के सारे। लेकिन क्या उन्होंने स्क्रूटनी की? आप किसी को जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो आप उस कंपनी की इंटेग्रिटी, कैरेक्टर को देखते नहीं देखते हैं कि वो इस काबिल है कि नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी है या मैन पावर है, एक्सपर्टीज है, और वो क्लीन कैरेक्टर, मनी क्या है सोर्स में क्लीन कैरेक्टर है उसका, यानी कि जो फंडिंग हो रही है वो क्लीन चैनल से हो रही है। हर चीज जो क्लीन चैनल से जो होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, एलएनटी है और भी कई कंपनियां हैं, और छोटी छोटी कंपनियां भी डिफेंस के लिए प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन उनको एक सेट प्रोसीजर होता है, एक ऑडिटिंग होता है डिफेंस के अंदर। इनको ऑडिट करने के बाद देखा जाता है कि हाँ, ये कंपनियां वास्तव में इस काबिल हैं, ये क्लीन कंपनियां हैं। जब मैं क्लीन वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्लीन बिल्कुल, कि उनके सारे जो फंडिंग है वो
इलीगल सोर्सेस से ना आ रही हूँ, घुमा फिरा के ना आ रही हूँ, तो उसको फिर दिया जाता है वो करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर चीज जो है ना पर्दे के पीछे है। आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो उसको पर्दे के पीछे छुपा देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हम आपको नहीं बता सकते। उन ये बताइए, कंपनियों के बारे में अगर जी दिनेश जी ये कंपनी सपोज करिए आपकी होती, आपको डिफेंस का ठेका दे दिया जाता, या आपसे कहा जाता कि आप हमारी देश की सेना के लिए, फौज के लिए हथियार बनाइए, इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट बनाइए, और बाद में पता लगता है कि साहब वोहरा साहब की जो कंपनी है उसमें पैसा तो नंबर 2 का आ रहा है, पैसा तो काला धन आ रहा है उसमें, विदेश जा रहा है, तो आपके साथ क्या सलूक होता? अभी तक तो मुझे लगता है नेचुरली मुकदमा दर्ज मेरा हो कॉन्ट्रैक्ट जाता भी आपका। कैंसिल होता और मैं मुझे उठा के जेल में भी डाल दिया जाता। ये पक्की बात है, क्योंकि मैं इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली देखा जाए तो। हम एक बात भूल जाते हैं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हम उसमें से किसी भी किस्म का समझौता नहीं करते हैं, चाहे लोगों की ट्रेनिंग में हो, चाहे सिमुलेटर में हो, चाहे उनके इक्विपमेंट में हो, या तो फिर उनके विरोध क्यों नहीं किया? एम्युनिशंस में हो। जो हमारे देश की नौकरशाही है, इंटेलिजेंस है, डिफेंस है, जो हमारे देश के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएएस हैं, इन सब ने क्यों नहीं बताया कि भाई ये कंपनी गलत है, ये बाहर से पैसा आ रहा है, मत करिए मोदी जी, ऐसा मत करिए? ऐसा क्यों नहीं सर कहा किसी ने? वो फाइलें जिसके अंदर ये नोटिंग्स होती हैं, जहां पर ये रिकमेंड किया जाता है कि ये कंपनी इस लायक है या नहीं है, आपको लगता है कभी नोटिंग्स बाहर आएंगी? उन नोटिंग्स को भी तो ओवर रूल किया जाता है ना, या नोटिंग्स कई बार ऐसे भी लिखवाई जा सकती है ना जैसे आप चाहते हैं। तो डिफेंस के अंदर वो क्या कहते हैं ना कि बाकी ब्यूरोक्रेसी में अगर हिम्मत नहीं है, बाकी सिस्टम्स में, इंस्टीट्यूशंस में हिम्मत नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोगों में हिम्मत कहां से आएगी कि वो राजनाथ सिंह भी जो चुप रहे, आदेश आया उसको मना कर देंगे? आप बताइए। राजनाथ सिंह भी चुप रहे साहब। अब कुछ लोग कहते हैं राजनाथ सिंह से को तो हो सकता है मालूम भी ना हो। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह को मालूम नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह के पास सारे अधिकारी तो है ना जो उनको जानकारी दे सकते हैं। उनके पास रक्षा की जो स्पाइंग विंग है वो भी तो है ना, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस होता है। वो सूचनाएं तो मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, तो फिर क्या होगा? तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जहां पर नोटिंग्स हैं इस बात की, जहां ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, पर नहीं होता है। क्या अब आपको लगता है कि अनिल अंबानी, जिन्होंने कभी साइकिल का स्पोक नहीं बनाई, उनको जब राफेल का जो है ऑफसेट का ठेका दिया जा रहा था और ये बताया गया कि साहब दबाव था अनिल अंबानी, और बाद में अनिल अंबानी दिवालिया हो गए, फिर मोदी मैं जी बैकफुट पर आ गए, पीछे आ गए, क्या आपको लगता है कि मोदी जी अब, क्योंकि ये मामला उजागर हो गया है, दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी हो रही है, हमारी संसद जो है वो ठप पड़ी है अडानी को लेकर, इस तरह की खबरों को लेकर, आपको लगता है कि डिफेंस के मामले में अभी जो मामला सामने आया है, क्या मोदी जी बैकफुट पर जाएंगे जैसे अनिल अंबानी के मामले में गए थे? मुश्किल है, नहीं बैकफुट पे नहीं जाते वो। क्यों? दरअसल क्या है ना कि राजनीति अब इस लेवल पर जा चुकी है जहां पर अब एक तरह से जिस जिस चरित्र को हम ढूंढ रहे हैं ना देश में, अब वो चरित्र नहीं है दीपक जी। सारी समस्या की जड़ यहां से निकल के आता है। जब आप एक कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जो कि विमान बनाती आई है, फाइटर जेट्स बनाती आई है, असेंबल करती आई है, वहां से अगर आप सपोज करो सिमुलेटर्स को निकाल लेते और फिर अडानी को कहते हैं कि सिमुलेटर्स मिग 29 के आप बनाओ, अब इससे बड़ी और गिरावट क्या हो सकती है? अब उन हॉल वालों के पास काम नहीं है, बेचारों के पास, उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, बीच में खबरें आती हैं। ये जो मित्रवाद है, आखिरी सवाल, समय हो रहा है और आपको मुझे मालूम है कि समय बहुत, एक लाइन में सवाल जानना चाहूंगा, क्या परिवारवाद से खतरनाक मित्रवाद है? मित्रवाद ज्यादा खतरनाक है? एक दिन ये मित्रवादी देश को ले डूबेगा साहब, मैं आपको बताऊं। एक दिन ये मित्रवादी देश को ले डूबेगा। तो और मुझे तो डर लगता है कई बार कि देश की व्यवस्थाएं जब इस अवस्था में पहुंच जाती हैं तो ये सबके लिए खतरे पैदा करती हैं। आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए। ये जो देश हमने बनाया था ना, बहुत मेहनत से बनाया था साहब, लेकिन ट्रांजिशन फेज आती हैं, ये हो रहा जी है। फिलहाल देश जी। को मित्रवाद से खतरा चलिए, है। मैं उम्मीद करता हूं कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद, ऊपर कहीं ना कहीं पटेल साहब, सरदार पटेल, नेहरू, सभी लोग देख रहे होंगे नीचे कि हो क्या रहा है इस देश में, जिसके लिए सैकड़ों सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी।